ओके, हाय एवरीवन, हेयर इज रश्मि। तो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था फ्लो चार्ट, ठीक है। इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग बताने वाली हूँ। अब देखिए इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में क्या होगा। आप कहेंगे मैम आप प्रोग्रामिंग तो इतना सारा बता दें फिर इंट्रोडक्शन कर रही हैं। मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दिस इज गिवन इन सिलेबस, तो आप प्लीज इस पे कर दो, तो मैं कर दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप देखिए, यही मान लीजिए आपका सीरीज प्रिंटिंग है। अब इसके ऊपर प्रोग्राम लिखना है, ठीक है ना। तो प्रोग्राम इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, तो उस पे बात करेंगे हम लोग कि भाई उसके लिए क्या होना चाहिए, कैसे प्रोग्राम का जनरल खाका होगा, है ना। जैसे आपको फ्लो चार्ट खींचना था तो आपको फ्लो चार्ट का बेसिक समझना पड़ा कि किस किस स्टेप्स का होना जरूरी है। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हमको देखना पड़ता है कि किसी भी प्रोग्राम के लिए जो सबसे पहला जरूरी चीज है वो क्या है। तो प्रोग्राम जब कभी भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपन क्या डालते हैं, हेडर फाइल डालते हैं, याद है। तो हेडर फाइल क्या होता है जरा उसको समझ लीजिए। देखिए बहुत सारे फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है, कंप्यूटर से अगर कोई काम कराना है तो उसके लिए आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, तभी आपका कंप्यूटर कुछ काम करता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को फंक्शन कहते हैं जो पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है। अब ये फंक्शन आप खुद भी बना सकते हैं और कंप्यूटर भी बना करके पहले से आपको कंपाइलर में दे दिया जाता है। तो हेडर फाइल में वो फंक्शन होते हैं जो पहले से बने हुए हैं। अब सवाल उठता है किस फंक्शन की बात मैं अभी करने वाली हूँ। तो देखिए आप जब कभी भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें इनपुट आउटपुट तो होता ही, मैंने फ्लो चार्ट में भी बताया। तो सी प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट के लिए आपके पास जो सबसे ज्यादा इम्पोर्ट यूज होने वाला फंक्शन है उसको हम लोग प्रिंटफ और स्कैनफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंटफ स्कैनफ जिस हेडर फाइल में रखा हुआ है ये काम कैसे करता है इस पे हम लोग बॉदर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, तो हम लोग को बस इसको कॉल करना होता है, यूज करना होता है, ठीक है। लेकिन ये काम तभी करेगा जब आप इसके लिए अपने हेडर उस फंक्शन के हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करिएगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए इसको लिखने का तरीका होता है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अब इसका मतलब भी मैं आपको समझा देती हूँ। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ओके। तो अभी मैं प्रोग्राम कैसे, कोई भी प्रोग्राम आप लिखिएगा तो इतनी बात तो आपको लिखनी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अपन, है ना, इतनी बात लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोई प्रोग्राम आप बिना इनपुट आउटपुट बना ही नहीं सकते हैं। और जहां कहीं भी आपको इनपुट आउटपुट करना है तो आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन चाहिए, जब फंक्शन चाहिए तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए ये हैश जो सिंबल है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। प्री प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले, प्रोसेस मतलब पहले प्रोसेस होगा। अब सवाल उठता है कि किससे पहले प्रोसेस होगा, है कि नहीं। तो ये प्रोसेस होता है कंपाइलेशन से पहले। आपको पता है जब आप प्रोग्राम को बनाते हैं, लिखते हैं, तो पहले आप कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का मतलब क्या होता है कि आप प्रोग्राम में क्या कर रहे होते हैं बताइए। आपका एरर चेक होता है और फिर वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है ना। अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है, जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है। आप जो लिखते हैं उसको कंप्यूटर समझता नहीं है, एग्जीक्यूटिव फाइल को समझता है ना। तो ये सब काम कौन करता है, कंपाइलर करता है, ठीक है। तो कंपाइलर को इनपुट देने से पहले जो कुछ भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उससे पहले ये प्री प्रोसेस होता है ना, ये उससे पहले ये प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां भी आपने इनपुट आउटपुट फाइल को, फंक्शन को लिखा है, कॉल किया है, वहां वहां उसका जो डेफिनेशन है वो लिंक हो जाएगा आपके प्रोग्राम से, तब जाके वो कंपाइल होगा। क्लियर हो गई बात हमारी। तो ये प्री प्रोसेसर का काम होता है। उसके बाद जो कुछ भी प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग जब आप लिखते हैं सी प्रोग्राम, तो उसके लिए पहले आपको हेडर फाइल के बाद आपको मेन लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अब मेन क्या है, एक स्पेशल फंक्शन है। कोई भी प्रोग्राम कंपाइलर यहीं से एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। देखिए आपका प्रोग्राम बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। बड़ा से मेरा मतलब आपको कोई लिमिट नहीं किया गया है कि आप अपने प्रोग्राम में 100 या 1000 या 2000 फंक्शन ही बना सकते हैं। आपको जितना जरूरत है आप बनाइए, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर लेकिन बात एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्रोग्राम जो भी आप बनाएंगे वो हमेशा मेन से शुरू होगा, यानी कि उसका एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होगा, ठीक ना। एक प्रोग्राम में फंक्शन कई सारे हो सकते हैं, आप खुद भी फंक्शन बना सकते हैं ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं।
और बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन को आप जो हेडर फाइल में पहले से बने हुए हैं उसको भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि आप हमेशा मेन से ही प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप नहीं, मतलब आपका कंप्यूटर आपके मेन से ही स्टार्ट करेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो मेन में लिखा होगा, ये देखिए, ये करली ब्रेसेस ओपन है, ये इस तरफ से दिया गया है, ये ओपन करली ब्रेसेस है, तो यहीं से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन। आपके प्रोग्राम में चाहे जितना भी फंक्शन लिखा हुआ हो, ऊपर मेन के लिखा हो, नीचे मेन के लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ऊपर लिखा हुआ फंक्शन है वो पहले नहीं एग्जीक्यूट होगा, पहले वही एग्जीक्यूट होगा जो मेन में आपने लिखा है टॉप पर, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि मेन तो आपको देना ही देना है। उसके बाद चलिए इसी प्रोग्राम की बात अगर मैं करती हूँ, तो यहाँ इनपुट आपने लिखा है एन फ्लो चार्ट में, है ना। तो सी प्रोग्रामिंग में इनपुट करने के लिए आपको कौन सा जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है उसको आप लोग बोलते हैं स्कैनफ, ठीक है। अब उससे पहले हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए इस पूरे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, तो आप कहेंगे मैम एन, आई और एस, 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, और तीनों को इंटीजर ले लेंगे तो काम चलेगा हम लोग का, है ना। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, इंट आई एन एस, ठीक है। उसके बाद इसको हमने लिख लिया। अब स्कैनफ में हम लोग किसको इंटर करने वाले हैं, तो स्कैनफ में हम रीड करने वाले हैं एन को, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिख दिया, तो आपको पता है कि कोई भी स्कैनफ होता है तो उसमें 2 पार्ट डिवाइडेड है। वन जो है आपका क्या करता है, कंट्रोल स्ट्रिंग को लिखना पड़ता है। कंट्रोल स्ट्रिंग किस पर डिपेंड करता है, डेटा टाइप पर, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए आपका जो वेरिएबल इनपुट करना है जिसमें उसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो इंटीजर के करस्पॉन्डिंग जो कंट्रोल स्ट्रिंग होता है वो %d कहलाता है, ठीक है। उसके बाद कॉमा देके %n लिखते हैं, क्योंकि हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे उसमें वो वैल्यू किस में स्टोर होगा, एन में स्टोर होगा, तो यहाँ %, आपको देना ही देना पड़ता है। ये आपको मालूम है, नहीं भी मालूम है तो मालूम चल गया है ना। अब यहाँ कुछ और रूल्स आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप कहेंगे कि मैम स्कैनअप में क्या एक ही वेरिएबल इनपुट कर सकते हैं एक बार में, तो मैं कहूंगी ऐसा नहीं है। अगर आपने एम मान लीजिए कोई वेरिएबल उसको भी आप इनपुट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक और कंट्रोल स्ट्रिंग आपको देना पड़ेगा। जैसे अगर एम का डेटा टाइप आपका क्या है, फ्लोट उदाहरण के तौर पे, तो उसका %f होता है, तो यहाँ पर आपको डबल कोट में ही बिना कॉमा डाले आपको %f देना पड़ेगा, ठीक। और इधर क्या देना पड़ेगा, कॉमा देकर के %m लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप m वेरिएबल में डाटा इनपुट करना चाह रहे हैं। तो ये सब कुछ बेसिक रूल्स है, ठीक है। तो चलिए मेरा यहाँ एक से ही काम चल जाएगा, इसलिए एक में उसको मैंने कर लिया। अब जो नेक्स्ट वर्क है वो आपका क्या है, देखिए जिस स्टेज इसके बाद आप क्या होप करते हैं कि i बराबर क्या हो जाए 1 और s बराबर 0 हो जाए। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ये दिक्कत आ रही होगी कि मैम ये आपने क्या पहले से लिख रखा और इसके करस्पॉन्डिंग आप ऐसा कर रहे हैं। तो प्लीज आप इसके जस्ट पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है फ्लो चार्ट का, तो आप उसको जरा सा पढ़ लें, ठीक ना। ये फ्लो चार्ट में मैंने उसको बताया है, अगर आपको दिक्कत हो तो सीरीज सम करने के लिए, ये जो सीरीज हमारा बना हुआ है तो इसको सम प्रिंट करने के लिए ये फ्लो चार्ट मैंने बताया था, और उसी के करस्पॉन्डिंग मैं प्रोग्राम खींच रही हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज इसके पहले वाले वीडियो को देख लेंगे अगर आपको तनिक भी दिक्कत महसूस होती है तो आई मैंने वेरिएबल किस लिए लिया था 1 3 5 7 के जनरेट करने के लिए, और एस किस लिए लिया है, तो एस लिया हमने इसके सम को स्टोर करने के लिए, कि जैसे शुरू में एस 0 है, फिर 1 ऐड होगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर 3 ऐड होगा 1 में तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, वेरी करता रहेगा, और ये बार बार ऐड होगा। कब तक ऐड होगा, जब तक कि इसकी वैल्यू आई की वैल्यू एन के बराबर ना हो जाए या उससे छोटा ना रहे। बड़ा हो जाएगा तो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से देख करके मैं अब लिख रही हूँ। अब यहाँ देखिए आपको ध्यान रखना है, i इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 0 को एक लाइन में आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इसीलिए आपको यहाँ सेमी कोलन से सेपरेट करना जरूरी है। आप सेम लाइन में कंप्यूटर पे भी टाइप कर सकते हैं, नीचे लाइन में भी टाइप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बोथ स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय सेमी कोलन, क्योंकि दो अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ लूप लगेगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए मैंने व्हाइल लूप लिख लिया, ठीक है। तो व्हाइल लूप लिख लिया, तो यहाँ व्हाइल लूप कैसे आप लिखते हैं, तो व्हाइल का सिंटेक्स क्या है, व्हाइल कीवर्ड स्मॉल लेटर में सारा, और इसके अंदर कंडीशन डालते हैं। तो देखिए ये कंडीशन आपका क्या है, i लेस देन इक्वल टू n, है ना। तो i लेस देन इक्वल टू n के अंदर आप क्या लिखने वाले हैं, s इज इक्वल टू s प्लस आई। ये लूप के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाले हैं, तो एक तो s इज इक्वल टू s प्लस आई, और दूसरा क्या होने वाला है, i इज इक्वल टू i प्लस 2, है ना। ये दोनों स्टेटमेंट आपका लूप के अंदर एग्जीक्यूट होने वाला है। क्यों,
क्योंकि ये पहले क्या करेगा, आई जो 1 है उसको एस में जोड़ देगा, यानी शुरू में एस क्या है 0 आपका। देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, एस अभी क्या है आपका 0 और आई क्या है आपका 1 है ना। तो यहाँ एस 0 है तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब एस क्या हो गया 1 और ये आई क्या हो गया आई = आई + 2, यानी कि 1 + 2 क्या हो गया 3। तो जो 1 था अब ये क्या हो गया 3। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसमें जिसका वैल्यू वेरी करता रहे, है ना, कि इसका पुराना वैल्यू को नए वैल्यू से आपने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब ये चेंज हो गया आपका, समझ रहे हैं हमारी बात। अब n की भी वैल्यू एक मान लीजिए, n मान लीजिए आपको 10 दे दिया गया है ना, कि आपको 10 तक इसको सीरीज सम करने हैं। तो अब ये कंडीशन फिर से चेक करने जाएगा, तो यहाँ क्या दिखेगा i < n। तो देखिए i की वैल्यू यहाँ क्या है, सॉरी 3 और < n यानी 10। तो वाकई में अभी 3 जो है वो क्या है 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हुआ। तो आप क्या कहेंगे कि s = s + i, यानी कि s में भी क्या है, देखिए 1 + i क्या है 3 आपका, है ना। तो 1 + 3 ये दोनों को जोड़ना है अब आपको। तो अब s क्या हो गया आपका, देखिए ऐड होकर के 4 हो गया, देखिए 4 हो जाएगा ना, दोनों ऐड कीजिएगा तो 1 + 3 अब s में क्या स्टोर हो गया 4 और i क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 2 ऐड कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा। देखिए 2 ऐड किया आपने 5 हो गया। फिर से आप चेक करने वाले हैं कि i < 10, यस 5 अभी भी 10 से क्या है छोटा है, तो कंडीशन अगेन ट्रू हो गया। तो अब एस क्या करने वाले हैं आप, देखिए एस में आई क्या जनरेट करके रखा हुआ है 5 को, और एस में पहले से क्या था 4, देखिए है ना 4। तो 4 + 5 क्या हो जाएगा आपका 9। तो अब एस क्या अपडेट हो गया आपका 9, है ना, कंप्यूटर में चेंज होता रहेगा। और आई क्या हो जाएगा 5 के बजाय 7, है ना। तो अभी भी चेक करेगा 7 < 10, कंडीशन ट्रू है, 7 9 10 से छोटा है। तो कंडीशन जब ट्रू होगा तो अब फिर से सम को ऐड करेगा, क्या जोड़ेगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी वैल्यू 9 हो गई, सम में 9 रखा हुआ, आई ने 7 जनरेट कर लिया है, तो अब किसको ऐड करेगा 7 + 9, 7 + 9 क्या हो जाएगा 14 + 2 16, है ना, सही जोड़ा ना मैंने। और फिर आई क्या हो जाएगा आपका 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 7 + 2 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 < what 10, यस कंडीशन अगेन ट्रू। तो जब कंडीशन अगेन ट्रू है तो फिर से एक बार आप क्या करिएगा, देखिए 9 और +7 अब आपका क्या हो चुका है 16 और 10 उसमें ऐड हो जाएगा, है ना, सॉरी 9 ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ 9 लिखा हुआ है ना आई में। तो 9 जब ऐड हो जाएगा तो 16 + 9 कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं 25 हो जाएगा, है ना। तो 25 हो गया और आई क्या हो जाएगा 11। इस बार देखिए आपका कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया, कि भाई 11 जो है 11 की वैल्यू 10 से छोटा नहीं है या बराबर नहीं है। तो जैसे ही फॉर लूप फॉल्स होगा तो आप यहाँ क्या प्रिंट करने वाले हैं, printf परसेंट सम इज इक्वल टू, है ना, सम इज इक्वल टू %d। और किस में क्या प्रिंट करने वाले हैं s को, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो किस में है s में है, ठीक ना, किस सम जो है वो किस में है s में है। तो इस वक्त जब s प्रिंट किया करेगा कंप्यूटर आपका तो क्या प्रिंट करेगा, s में जो वैल्यू है और s में वैल्यू कितनी है, s में वैल्यू आपकी 25 है, समझ रहे हैं ना हमारी बात। तो ये आपका 25 प्रिंट कर देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए कभी भी जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले आप दिमाग में क्या रखेंगे कि यू हैव टू पुट हियर हेडर फाइल, देन यू हैव टू राइट हियर मेन के जस्ट बाद आपको सारे वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है विथ डेटा टाइप जो आप इस प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेप्स होंगे प्रोग्राम में वो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इस केस में हमको पहले इनपुट करना पड़ा तो हमने स्कैनफ लिखा, फिर हमको आई और एस के वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ा तो यहाँ हमने उसको कर दिया। उसके बाद फिर हमको कंडीशन डालना पड़ा, लूप चलाना पड़ा बार बार, है ना। तो यहाँ देखिए कंडीशन डाल दिया while i < n। तो ये क्या हो गया s = s + i और i = क्या हो गया i + 2। तो ये लूप में बार बार चलेगा और जैसे ही ये लूप समाप्त होगा तो ये सम को प्रिंट कर देगा s। तो इस तरीके से आपको ये सीरीज का जो है वो सम आपने प्रिंट कर लिया। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको आप कॉपी पर लिखेंगे, जब आप वीडियो को देखते हैं तो इसको लिखते जाएंगे। अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज इसको दूसरी बार देख लीजिए। तब तक टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगी। ओके, थैंक यू।